सिंदूरिया में अब रात गहरा चुकी थी। गांव की गलियां धीरे धीरे शांत होने लगी थीं, मगर कालू की मशहूर चाय की टपरी पर आज भी रौनक कम नहीं थी। टपरी के ऊपर टंगा पीला बल्ब अंधेरी रात में टिमटिमा रहा था और उसी हल्की रोशनी में लोगों की छोटी सी महफिल जमी हुई थी। बाहर वाली पुरानी लकड़ी की बेंच पर रघुराम और राजा राम बड़े आराम से बैठे थे। दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे रात भर यहीं पंचायत चलने वाली हो। उधर दुकान के अंदर कालू अपने पुराने देसी अंदाज में चाय बनाने में जुटा हुआ था। चूल्हे पर रखी बड़ी केतली में उबलती चाय की खुशबू पूरे माहौल में फैल चुकी थी। अरे राजा राम, कई दिनों से तेरी शक्ल ही दिखाई नहीं दी रे। रोज शाम को इस टपरी पर बैठने वाला आदमी अचानक गायब हो जाए तो चिंता तो होगी ही ना। सच सच बता, कहीं बाहर घूमने फिरने गया था क्या? अरे नहीं रे रघुराम, मैं कहाँ जाऊंगा इस उम्र में। मेरी किस्मत में ना घूमना लिखा है और ना आराम करना। बस पिछले कुछ दिनों से शरीर थोड़ा जवाब दे गया था। कभी कमर दर्द, कभी बुखार, तो कभी हाथ पैर में जान ही नहीं रहती थी, इसलिए घर पर ही पड़ा था। अरे देख भाई, तूने किसी को खबर भी नहीं की। हम लोग यहाँ रोज बैठकर तेरी बातें कर रहे थे। कालू भी बोल रहा था कि आजकल राजा राम बिना चाय पिए कैसे रह रहा है। क्या बताऊं रे, बुढ़ापा भी बड़ी अजीब चीज है। जवान आदमी 2 दिन में उठकर खेत पहुंच जाए, लेकिन इस उम्र में अगर शरीर एक बार ढीला पड़ जाए ना, तो आदमी चारपाई से उठने का मन भी नहीं करता। दोनों दोस्तों की ऐसी ही हंसी मजाक और चुहल भरी बातें चल रही थीं। तभी चाय की टपरी के अंदर चूल्हे के पास खड़ा कालू राजा राम की तरफ देखते हुए बोला, हाँ राजा राम भैया, आप एकदम सही बात बोल रहे हो। इस उम्र में आदमी का शरीर भी ना कब साथ छोड़ दे, कुछ भरोसा नहीं रहता। आपको तो पता ही है हमारे कमलेश काका का हाल। अब तो बेचारे खटिया से ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। पहले पूरे गांव में घूमते रहते थे और आज देखो 2 कदम चलने में भी दम फूल जाता है। पता नहीं रे, ये बुढ़ापा आदमी को क्या क्या रंग दिखाता है। चल, अब तुझे देख के अच्छा लगा। भगवान की दया से तू फिर से टपरी तक आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ यार, अब पहले से थोड़ा ठीक हूँ। सोचा घर में पड़े पड़े क्या करूँगा, चलो कालू की चाय पी आते हैं। शायद इसी से शरीर में थोड़ी जान वापस आ जाए। चाय की टपरी पर तीनों की बीते दिनों की बातें और हंसी मजाक ऐसे ही चलती रहीं। रघुराम और राजा राम चाय के मज़े लेते हुए एक दूसरे पर तंज कस रहे थे और कालू भी बीच बीच में अपनी बातें घुसाकर माहौल और जमा रहा था। तभी अचानक टपरी के एक कोने में बैठा कुत्ता एकदम से खड़ा हो गया। वो सामने अंधेरे की तरफ घूरते हुए लगातार भौंकने लगा। कुत्ते की ऐसी हरकत देखकर कालू, रघुराम और राजा राम तीनों का ध्यान उसी तरफ चला गया। तीनों कुछ पल तक चुपचाप उसकी तरफ देखते रहे। तभी चूल्हे के पास खड़ा कालू धीमी आवाज में बोला, अरे भैया जी, ये कुत्ता अचानक ऐसे क्यों भौंक रहा है रे? अभी तक तो आराम से पड़ा हुआ था। अरे कालू, ये कुत्ता यूं ही नहीं भौंक रहा रे। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। देख कैसे अंधेरी की तरफ घूरे जा रहा है। जरूर वहां कोई ना कोई खड़ा है। हाँ भैया, आप एकदम सही बोल रहे हो। मुझे भी उस अंधेरी की तरफ से कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इतनी रात गए सुनसान रास्ते पर कौन आ सकता है रे?
जैसे ही कालू ने ये बात कही, रघुराम और राजाराम तुरंत बेंच से उठकर खड़े हो गए और टपरी के बाहर से पेड़ के पास जंगल वाले रास्ते की तरफ देखने लगे। लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से उन्हें वहां कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस उस तरफ से किसी गाड़ी के धीरे धीरे आगे बढ़ने जैसी आहट लगातार सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति दिखाई देने लगी। धीरे धीरे जब वो नजदीक आने लगी, तब तीनों को साफ समझ आया कि पुराने जंगल वाले रास्ते से एक बैलगाड़ी उनकी तरफ चली आ रही है। इतनी रात गए उस सुनसान रास्ते से बैलगाड़ी आते देख तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, फिर धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे। देख भाई राजाराम और कालू, ये बैलगाड़ी तो सीधा हमारी तरफ ही आ रही है, लेकिन इतनी रात गए इस पुराने रास्ते से आज तक मैंने किसी बैलगाड़ी को आते नहीं देखा रे। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सही बोल रहा है तू रघुराम, इतने घने जंगल वाले रास्ते से आखिर ये बैलगाड़ी जा कहाँ रही है, और इतनी रात गए कौन निकलता है इस तरफ? मुझे तो मामला बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। देख, अब ये हमारी तरफ ही बढ़ती चली आ रही है। रोक कर पूछते हैं उनसे कि आखिर माजरा क्या है। धीरे धीरे तीनों की आपस की गपशप और बेचैनी दोनों बढ़ती जा रही थी। उधर जंगल वाले रास्ते से आती बैलगाड़ी अब टपरी के काफी नजदीक पहुंच चुकी थी। बैलगाड़ी ऊपर तक सूखे चारे की बड़ी बड़ी गठरियों से लबालब भरी हुई थी। उसके ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो बैलों को रास्ता दिखाते हुए धीरे धीरे उन्हें हाँकता चला आ रहा था। कुछ ही पलों बाद वो बूढ़ा आदमी बैलों को हल्का सा ललकारते हुए, चल रे चल, जल्दी चल, हाँ ऐसे ही सीधा चल, हुर्रे आगे बढ़, चल। अरे सामने कुछ दिखाई दे रहा है रे, चलो वहीं रुकेंगे, तुम्हें भी चारा वारा वहीं डाल दूंगा, मैं भी आज बहुत थक गया हूं। चल रे चल आगे। बूढ़ा आदमी अपनी बैलगाड़ी को टपरी से थोड़ी ही दूर सुनसान मैदान में ले जाकर धीरे से रोक देता है। रात का घना अंधेरा पूरे इलाके पर फैल चुका था और जंगल की तरफ से आती ठंडी हवा माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। बैलगाड़ी से उतरने के बाद वो बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले धीरे धीरे बैलों को एक तरफ ले जाता है और उनके सामने चारा डाल देता है। दोनों बैल शांत खड़े चारा खाने लगते हैं, जबकि बूढ़ा आदमी कुछ पल तक चुपचाप अंधेरी जंगल की तरफ देखता रहता है। फिर वो अपनी पुरानी चादर को कंधे पर ठीक करता है और धीमे धीमे कदमों से कालू की टपरी की तरफ बढ़ने लगता है। उधर टपरी के पास खड़े रघुराम, राजाराम और कालू लगातार उसी बूढ़े आदमी को ध्यान से देख रहे थे। जैसे जैसे वो उनके करीब आ रहा था, वैसे वैसे तीनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अरे चाय वाले भाई साहब, क्या थोड़ा पानी पीने को मिल जाएगा? बहुत लंबा सफर तय करके आ रहा हूँ, रास्ते में कहीं एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हुई। अब तो बस भगवान के भरोसे ही यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। बूढ़े आदमी की ऐसी थकी हुई बातें सुनकर कालू कुछ पल के लिए शांत हो गया। वो ध्यान से उस बूढ़े आदमी के चेहरे की तरफ देखने लगा, मानो उसके लंबे सफर की थकान साफ दिखाई दे रही हो। फिर कालू धीरे से आगे बढ़ा और विनम्रता पूर्वक उस बूढ़े बैलगाड़ी वाले से बोला, अरे अरे काका, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। लीजिए, इस घड़े से पानी पी लीजिए, पहले अपनी प्यास बुझाइए। लगता है बहुत दूर से सफर करके आ रहे हो।
कालू का ऐसा विनम्र व्यवहार देखकर बूढ़े आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे धीरे मटके के पास जाता है और दोनों हाथों से लोटा पकड़कर पानी पीने लगता है। उधर पास खड़ा रघुराम लगातार उस बूढ़े बैलगाड़ी वाले को ध्यान से देख रहा था। कुछ पल तक चुप रहने के बाद आखिर वो खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से उस बूढ़े आदमी से बोल पड़ा। अरे काका, आप कौन हो और इतनी रात गए इस घने जंगल वाले रास्ते से आखिर कहाँ जा रहे हो? ऊपर से ये पूरी बैलगाड़ी सूखे चारे से भरी हुई है। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई परेशानी है ना काका, तो बेझिझक बताइए, हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। रघुराम की बात सुनकर बूढ़ा बैलगाड़ी वाला कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़ा रह गया। उसके चेहरे की थकान और आंखों की बेचैनी अब साफ दिखाई देने लगी थी। फिर उसने धीरे से एक लंबी सांस ली और धीमी भारी आवाज में बोल पड़ा। नहीं नहीं भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन किस्मत के मारे इंसान की आखिर कोई क्या मदद करेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं आज उस जंगल से जिंदा वापस लौट आया। परंतु क्या काका, आखिर बात क्या है? आप खुलकर बताइए। आपके चेहरे को देखकर ही समझ आ रहा है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हो। अगर हमसे जितनी भी मदद हो पाएगी ना काका, हम जरूर करेंगे। देखो भाई साहब, इस जंगल के बारे में जितना कम जानो उतना ही अच्छा है। लोग यूं ही रात होने के बाद इस रास्ते से गुजरना बंद नहीं करते। मैंने अपनी आंखों से ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जिनके बारे में सोचकर आज भी रूह कांप उठती है। आज अगर भगवान ने साथ ना दिया होता ना, तो शायद मैं भी उस जंगल से जिंदा वापस नहीं लौट पाता। लेकिन काका, आखिर ऐसा क्या है उस जंगल में जिससे लोग रात होते ही उस रास्ते पर जाना छोड़ देते हैं? आप इतनी डरावनी बातें कर रहे हो कि अब हमारे मन में भी डर के साथ साथ जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। अगर कोई बड़ा रहस्य है तो एक बार हमें भी जरूर बताइए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आखिर उस जंगल में ऐसा क्या छिपा हुआ है। रघुराम की बात अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी अचानक बूढ़े बैलगाड़ी वाले के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी और हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। कुछ ही पल पहले जो बूढ़ा आदमी खड़ा होकर उनसे बातें कर रहा था, वो अचानक अपनी छाती पकड़कर लड़खड़ाने लगा। उसकी आंखें डर और बेचैनी से फैली हुई थीं, मानो उसने अभी अभी कोई बेहद भयानक चीज देख ली हो। रघुराम, राजाराम और कालू कुछ समझ पाते उससे पहले ही बूढ़े आदमी का शरीर एकदम ढीला पड़ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ये सब इतनी अचानक हुआ कि तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। कालू घबराकर तुरंत उसकी तरफ भागा, जबकि रघुराम और राजाराम भी तेजी से उसके पास पहुंच गए। उधर सुनसान जंगल की तरफ से चलती ठंडी हवा अब और तेज महसूस होने लगी थी। टपरी के आसपास का माहौल अचानक डरावना और रहस्यमयी हो चुका था। तीनों घबराई नजरों से कभी जमीन पर गिरे बूढ़े आदमी को देखते तो कभी उस काले अंधेरे जंगल की तरफ जहां से वो बैलगाड़ी लेकर आया था। आखिर उस जंगल का ऐसा कौन सा रहस्य था जिसे बताने से पहले ही वो बूढ़ा बैलगाड़ी वाला अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा? क्या सच में उस जंगल में कोई अनजानी और डरावनी ताकत छिपी हुई थी, या फिर उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उसकी रूह तक हिला दी थी? टपरी के बाहर खड़े रघुराम, राजाराम और कालू अब डर और बेचैनी में डूब चुके थे। उधर घनी अंधेरे जंगल की तरफ से आती ठंडी हवा मानो किसी बड़े रहस्य का संकेत दे रही थी। आखिर उस जंगल में ऐसा क्या था? जानने के लिए मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।